नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर और इसका जो है आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 136 से। 136 क्वेश्चन नंबर से जो है वो स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 136 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली साइट। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी सिंधु घाटी स्थल जो है वो नहीं है। देखो, अगर हम इंडस वैली साइट्स की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस वैली साइट्स, और इनमें से जो है वो कालीकत जो है वो इंडस वैली साइट नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, बाकी की जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर हम इन इंडस वैली साइट्स की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ प्रसिद्ध हैं, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो दिया गया है यहाँ पर सुक्ता गेंडोर, ये जो है वो कहाँ पर है। तो सुक्ता गेंडोर जो है ये पाकिस्तान में इंडस वैली साइड जो है वो पड़ती है। और ऑप्शन में रोपड़ दिया गया है, तो रोपड़ आपको पता है पंजाब में पड़ता है और ये जो है वो सतलुज नदी के किनारे पड़ता है। आपको पता है बनवाली भी एक इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट है। अब ये बनवाली इंडस वैली साइट कहाँ पर है, इंडिया में है या कहीं और है? तो ये जी हाँ, इंडिया में ही स्थित है और हरियाणा में जो है ये स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे जो है ये स्थित है। तो ये 4 इंडस वैली साइट्स हो गई आपके पास, 3 तो ये हो गई। और जो इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स एग्जाम में पूछी जाती हैं वो क्या क्या पूछी जाती हैं। देखो, इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स में हड़प्पा आ जाता है, मोहनजोदड़ो आ जाता है। तो हड़प्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, और मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, वो भी ध्यान रखें। और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे आपको पता है हिमाचल में चंबा शहर भी स्थित है। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी में स्थित है। आपको पता है ये नदियाँ बाद में चलकर सिंधु नदी में ही जो है वो मिलती हैं। तो ये सारा जो है वो आप यहाँ से ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपने रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन है वेदों से रिलेटेड। बोलते हैं विच वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। तो बोलते हैं कौन सा वेद जो है वो सुरों का, जो राग होते हैं, सुर होते हैं, उनका संग्रह जो है वो माना जाता है। तो मेलोडीज का जो कलेक्शन है वो साम वेद में दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आपको पता है वेद कितने तरह के हैं? 4 तरह के वेद आप अक्सर पढ़ते हैं। ऋग्वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद पढ़ते हैं, सामवेद पढ़ते हैं और अथर्ववेद पढ़ते हैं। तो सामवेद की जब भी बात की जाती है तो सामवेद को जो है वो गाने के साथ जोड़ा जाता है। राग, धुन, स्वर कुछ भी कह लीजिए, इनके साथ जो है वो इनको जोड़ा जाता है। सामवेद के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि इसका उपवेद जो है वो कौन सा है। तो गंधर्व वेद इसका उपवेद है। और वेद के बारे में ही क्वेश्चन पहले बन जाता है कि वेद का मतलब क्या होता है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। और कितने वेद प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ऋग्वेद, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कितने सूक्त हैं। तो 1028 सूक्त जो हैं वो ऋग्वेद में आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद के कौन से मंडल से जो है वो गायत्री मंत्र लिया गया है। तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से जो है वो गायत्री मंत्र लिया गया है। सामवेद की बात हमने कर ली, ऋग्वेद की बात कर ली। यजुर्वेद में जो है वो कर्मकांड, रिचुअल्स की जो है वो बात की गई है। अथर्ववेद में जो है वो डिजीज, बीमारियों की बात की गई है, इनका ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकता है ये बात की गई है। तो ये आपने वेदों के बारे में सारा डाटा जान लिया। और यही क्वेश्चन अक्सर यहाँ पर घुमा फिरा कर जो है वो पूछे गए हैं। आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा वेद रागों का संग्रह है, यही क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा कर पूछा गया। अगला क्वेश्चन है 138 क्वेश्चन। 138 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच दिल्ली सुल्तान वॉज गिवन दी टाइटल ऑफ लख बख्श। तो बोलते हैं किस दिल्ली सुल्तान को लाख बख्श उपाधि जो था वो दी गई थी। देखो, लाख बख्श उपाधि जो है एक दिल्ली सुल्तान को मिल चुकी है। कौन से ये दिल्ली के सुल्तान थे? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक इंपॉर्टेंट शासक थे दिल्ली सल्तनत के। इनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। इनके बारे में हमने लास्ट टाइम कब पढ़ा था? जब हमने रजिया सुल्तान के बारे में क्वेश्चन किया था। आज इनके बारे में क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है कि दिल्ली सुल्तान का टाइटल लाख बख्श जो था वो किसको दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो था वो दिया गया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कुतुब मीनार की नींव जो था वो रखी थी। नींव इनके द्वारा रख दी गई थी और कंस्ट्रक्शन तो जो था वो बाद में इल्तुतमिश के कार्यकाल के दौरान पूरी हुई थी। और बाद में इल्तुतमिश के बाद जो पहली दिल्ली की सुल्तान बनी थी महिला, वो थी रजिया सुल्तान। ये भी आपने ध्यान रखना है। बैक टू कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक जो था वो शासक रहा। इसने इतने टाइम तक जो था वो शासक किया। इसको इसकी असीम उदारता के लिए, जो ये बड़ा ही उदार था और लाखों के दान जो था वो ये किया करता था, उसके लिए इसको लाख बख्श जो था वो कहा गया। ये आपने ध्यान रखना है। और लगातार इसने अपनी राजधानी जो था वो लाहौर में ही बनाए जो था वो रखी थी।
ये आपने ध्यान रखना है। और कुतुब मीनार की नींव इसने रखी थी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ये भी आपने ध्यान रखना है। और दिल्ली सुल्तान के बारे में ही क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सुल्तान के कौन से शासक हैं जिन्होंने लौह एवं रक्त की पॉलिसी जो था वो अपनाई थी, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन जो था वो अपनाई थी, वो कौन थे? वो बलबन थे। तो बलबन के बारे में वो ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ से। इल्तुतमिश आपने कवर कर लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक कर लिया आपने, इसके अलावा बलबन कवर कर लिया, रजिया सुल्तान कवर कर लिया। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 139 क्वेश्चन। 139 क्वेश्चन में बोलते हैं कबीर रिप्रेजेंटेड विच भक्ति ट्रेडिशन। तो बोलते हैं कि कबीर जो है वो किस भक्ति ट्रेडिशन को जो था वो रिप्रेजेंट करते थे। मैंने आपको बताया है कि पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर कौन से भक्ति संत थे। तो कबीर कौन से संत थे? कबीर एक भक्ति संत है। भक्ति संत को भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक निर्गुण में कर दिया गया और एक सगुण में कर दिया गया। तो कबीर जो था वो निर्गुण भक्ति संत थे। कबीर कौन से थे? निर्गुण थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम कबीर जी की बात करते हैं, कबीर जी के बारे में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। देखो कबीर जी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किसके समकालीन थे और इनके गुरु का क्या नाम था। तो ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद, रामानंद इनके गुरु का नाम था। इन्होंने किस बात के ऊपर जो था वो फोकस किया था? तो देखो कबीर की हम बात करते हैं तो कबीर ने किसके ऊपर फोकस किया था? कबीर ने हिंदू और मुस्लिम एकता के ऊपर जो था वो बहुत ज़्यादा फोकस किया था। इस फोकस को लेकर ये यहाँ पर काफ़ी जो था वो आगे रहते थे। मूर्ति पूजा इन सब चीज़ों का जो है ये विरोध करते थे। ये जात पात को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, अवतार सिद्धांत को नहीं मानते थे, इन सब चीज़ों को ये नहीं मानते थे। तो ये आप ध्यान रखिए। अच्छा, निर्गुण भक्ति संत में और कौन आता है? गुरु नानक देव जी का नाम सुना है? तो गुरु नानक देव जी जो है वो निर्गुण भक्ति संत थे। रविदास का नाम सुना है? रविदास भी जो था वो निर्गुण भक्ति संत थे। और सगुण भक्ति संत में कौन कौन से आए? सगुण भक्ति संत में बाद में चलकर शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद, तुलसीदास, ये सब लोग जो था वो निर्गुण भक्ति संतों में आ गए। ये आप ध्यान रखिए। शंकराचार्य जी की मैंने बात की तो शंकराचार्य जी के बारे में कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। इन्होंने जो था वो चारों दिशाओं में मठ जो था वो स्थापित किए थे। चारों दिशाओं में जो मठ स्थापित किए थे तो उत्तर में केदारनाथ इन्होंने स्थापित किया, दक्षिण में श्रृंगेरी स्थापित किया, पूर्व में पुरी स्थापित किया और पश्चिम में द्वारिका मठ जो था इन्होंने स्थापित किया था। तो इनके द्वारा स्थापित किए गए ये 4 मठ भी जो हैं वो आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और भक्ति से अगर आपसे पूछा जाए ना कि भक्ति आंदोलन के जो 2 पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो एक है निर्गुण भक्ति और दूसरी है सगुण भक्ति। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखें। तो ये आपको पता चल गया, सारा डाटा आपने ज़रूर लिख लिया होगा, कलेक्ट कर लिया होगा, ये रिवाइज कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल पूछे गए हैं कहाँ के? इंडिया के पहले गवर्नर जनरल पूछे गए हैं। देखो जब भी गवर्नर जनरल की बात होती है तो बड़े माइन्यूटली इस क्वेश्चन को पढ़ना है। और अगर आपसे इंडिया के पूछे गए हैं तो आपने बिल्कुल बेफिक्र होकर टिक कर देना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें कन्फ्यूजन होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो गवर्नर जनरल थे। ये कौन से गवर्नर जनरल थे? ये वही गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती प्रथा को जो था वो निषेध कानून बनाने में अपना अहम योगदान जो था वो दिया था। ये ध्यान रखना। इन्होंने सती प्रथा को जो था वो अवैध रूप घोषित करने में अहम योगदान दिया था। इन्होंने ठगी प्रथा बहुत प्रचलित होती थी उस टाइम, उसका भी अंत करने में इनका योगदान रहा। उस टाइम नर बलि की प्रथा जो था वो प्रचलित होती थी, उसमें भी इन्होंने जो था वो अपना योगदान दिया था। इन्होंने साइंस की ओर जो था वो दुनिया को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की। इसके लिए इन्होंने कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज जो था वो स्थापित करवाया था। 1833 की ये बात है जब इन्होंने पहला मेडिकल कॉलेज जो था यहाँ पर जो था वो स्थापित करवाया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में ध्यान रखिए जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अच्छा, यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकते हैं कि वाइसराय के बारे में। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस टाइम वाइसराय कौन थे? उस टाइम लॉर्ड कैनिंग जो था वो वाइसराय हुआ करते थे। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है लॉर्ड रिपन के बारे में कि जब पहली जनगणना हुई थी तो कौन था? तो 1872 में वैसे तो जनगणना हुई परंतु वो वास्तविक रूप से पूरी नहीं हो पाई, परंतु पहली बार वास्तविक जनगणना जो था वो लॉर्ड रिपन ने 1881 में जो था वो पूरी करवा दी थी। पूछ सकते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में पारित हुआ था। लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था वो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ये तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो है वो है और इनको आप ध्यान रखना। एक ऐसे भी लॉर्ड हैं जिनका जो समाधि आप कह लीजिए समाधि उनकी जो है वो धर्मशाला में है, तो वो है लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट का देहांत हुआ था यहाँ पर और धर्मशाला में इनको दफना दिया गया था। ये आप ध्यान रखिए।
तो ये आपने सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी जो है वो रिवाइज कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास 141 क्वेश्चन जो है वो क्या है। 141 क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर भगत सिंह वॉज थ्रू बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको पता है भगत सिंह ने जो था वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर बॉम्ब फेंका था और अपने दोस्तों के साथ फेंका था मिलकर। तो ये कब फेंका गया था? ये थी बात 1929 की। 1929 में जो था इस हादसे को इन्होंने, इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया था कि इन्होंने एक बम फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। हालांकि इनका जो एम था वो ऐसा नहीं था कि किसी को मार दिया जाए या किसी को मारना, ये सिर्फ डराना चाहते थे लोगों के अंदर, लोगों को ये बताना चाहते थे जो अंग्रेज़ लोग थे कि हम लोग एक्टिव हैं, ऐसा ना सोचें कि हम लोग ऐसे ही हैं। तो ये अपना थोड़ा सा डर दिखाना चाहते थे। 1829 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त थे इनके साथ, इन्होंने जो था यहाँ पर बम फेंका था। ये सिर्फ एक विरोध में जो था, जो एक बिल लाया गया था इनके द्वारा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल इनके द्वारा लाया गया था, बस इसका विरोध ये लोग कर रहे थे, सिर्फ डराना, मात्र और मात्र डराना ही चाह रहे थे ये। बाद में चलकर कुछ कॉन्सिक्वेंस, लाहौर घटना हुई थी, एक लाहौर घटना केस में ये दोषी पाए गए और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों को जो था फांसी जो था वो दे दी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फांसी कब दी गई थी, तो 1931 में जो था ये फांसी इनको दी गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा 1931 जान लिया, 1921 जान लिया, उससे पहले भी क्या कुछ हुआ, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो था वो हुई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो था वो की गई थी 1924 में। इसी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था वो रख दिया गया था और 1928 में इसका नाम रख दिया गया। काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड जो था वो 1925 में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चंस आप बेसिक ध्यान रखें यहाँ से कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं बॉम्बिंग से रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए 142 क्वेश्चन। 142 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यक्षगान इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो यक्षगान जो है बोलते हैं किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। देखो यक्षगान पहले तो ध्यान रखना है कि ये किसी भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो ये कौन सा भारतीय राज्य है, ये जो है वो है कर्नाटका। कर्नाटका का ये जो है वो लोक नृत्य है, ऑप्शन ए सही आंसर है। हमने लास्ट टाइम भी अपने यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस डाली हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, कभी ना कभी डांसेस, इंपॉर्टेंट डांसेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो जाता है। तो यक्षगान आज डिस्कस हुआ है और इसके बारे में हम जान लेते हैं यक्षगान के अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांसेस ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। तो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें भरतनाट्यम आ जाता है तमिलनाडु का, कथकली केरला का आ जाता है, एक कथक भी है जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और भी अलग अलग स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है, कुचिपुड़ी आ जाता है आंध्र प्रदेश का, और कोडियाट्टम आ जाता है ये केरला का है, मोहिनी अट्टम आ जाता है, मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का है, मोहिनी अट्टम भी केरला का ही है। तो ये डांसेस आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, बहुत ही लिमिटेड डांसेस मैंने आपको बताया, परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, इनको आप ध्यान रखना। तो इन डांसेस को रिवाइज कर लीजिए, बस इतना यहाँ से डांसेस के बारे में काफ़ी है। हाँ, परंतु यहाँ से आप एक क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं जो करंट अफेयर के साथ रिलेट होता है। करंट अफेयर के साथ इस तरह से रिलेटेड होता है कि इस बार पद्मा अवार्ड दिए गए, तो पद्मा अवार्ड जब दिए गए तो एक ऐसे तबला वादक थे जिनको ये जो था ये अवार्ड मिला, पद्मा अवार्ड। अब नाम आपसे पूछा जा सकता है कि तबला वादक कौन थे और इनको जो है वो कौन सा पद्मा अवार्ड जो है वो दिया गया। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनको कौन सा पद्मा अवार्ड दिया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इनका नाम आपने जो ध्यान रखना है कि इनका नाम क्या था जिनको ये पद्मा अवार्ड जो था वो दिया गया। तो इनका नाम जो था वो क्या था, इनका नाम था जाकिर हुसैन, और ये तबला वादक हैं और इन्हें पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जरूर ध्यान रखें और जाकिर हुसैन जी का नाम ध्यान रखें। तबला वादक जो है ये है फेमस तबला वादक है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 74 क्वेश्चन नंबर में क्या बोलते हैं फतेहपुर सिकरी वाज फाउंडेड बाय। बोलते हैं फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो फतेहपुर सिकरी एक इंपॉर्टेंट सिटी है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ऑप्शन ए अकबर जो है वो सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि अकबर जो था वो फतेहपुर सिकरी में इसने काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी जो था वो करवाई थी। अकबर के द्वारा इब्दाद खाने की स्थापना करवाई गई थी। इसने इब्दाद खाने की स्थापना इसलिए करवाई गई ताकि सभी धर्म लोगों के जो है धर्म जो प्रमुख हैं वो बैठ सकें यहाँ पर, और धर्म विद्वान आप कह सकते हैं, और चर्चा परिचर्चा जो है एक धर्म संसद जो है वो बना सकें, उसके ऊपर चर्चा परिचर्चा हो सके। हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई सभी धर्मों को ये बुलाते थे। और इन्होंने जो था वो दीन इलाही की स्थापना भी की थी। 1582 में जो था वो दीन इलाही की इन्होंने स्थापना जो था वो की थी।
आपने ध्यान रखना है कि इनके कार्यकाल के दौरान 9 रत्न भी जो था वो नवरत्नों के नाम से जाने जाते थे, वो भी होते थे। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। इनके कार्यकाल के दौरान हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई भी इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। परंतु आपने कमेंट करके जो बताना है क्वेश्चन, वो बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो था वो कौन से ईयर में जो था वो हुई थी, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है कि थॉमस रो एक जो था वो ब्रिटिश कंपनी के साथ आया था, इसका प्रतिनिधित्व तो आप कह सकते हैं प्रतिनिधि इसका था। तो ये किस मुगल शासक के कार्यकाल के दौरान आया था? देखो, कैप्टन थॉमस रो की हम बात कर रहे हैं ना, तो थॉमस रो जो था वो कब आया था? ये जहांगीर के कार्यकाल के दौरान आया था। और एक कैप्टन हॉकिंस भी है, कैप्टन हॉकिंस भी जो है वो जहांगीर के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो आया था। ये आप ज़रूर ध्यान रखें इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो हमने जहांगीर से रिलेटेड पढ़े। अकबर से रिलेटेड जो है वो हमने जान लिए। और बाबर का तो आपको पता ही है कि इसने जो था वो स्थापना कर रखी है, इसने स्थापना जो था वो की थी, ये आपने ध्यान रखना है। और हुमायूं के बारे में ध्यान रखिए आप, हुमायूं के बारे में क्या हुआ था। हुमायूं शेर खां के साथ ज़्यादा उलझा रहा था, थोड़ा सा आगे उसके बारे में पढ़ लेंगे। 75 क्वेश्चन में बोलते हैं, 75 क्वेश्चन में बोलते हैं, हु वॉज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं नामा के जो लेखक थे वो थे गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो था वो ये थी जिसने हुमायूं नामा की रचना जो था वो की थी। अच्छा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। आपने ध्यान रखना है कि हुमायूं नामा हुमायूं के ऊपर ही लिखा गया होगा, नाम से पता चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं जो था वो अकबर के पिता थे, तो अकबर ने रिक्वेस्ट की थी और हुमायूं नामा लिखने के लिए, तब हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा जो था वो लिखा गया था। हुमायूं के बारे में जानिए कि हुमायूं ने जो था वो कन्नौज का युद्ध लड़ा था 1540 में। हुमायूं जो था वो इसमें हार गया था। ये आपने ध्यान रखना है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में जो था वो ये युद्ध हुआ था और इसमें हुमायूं की हार जो था वो हुई थी। ये ज़रूर ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप इतना ही ध्यान रख लीजिए कि हुमायूं नामा किसने लिखा, हुमायूं की हार जो था वो कौन से युद्ध में हुई थी। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हुमायूं नामा को लेकर ना ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पता हुमायूं ने ही ये लिखी हो। नहीं, ध्यान रखना, गुलबदन बेगम ने जो था वो लिखी थी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अकबर। अकबर ने रिक्वेस्ट की थी कि यार लिख दो, तो लिखी गई थी। ये आप ध्यान रखें। 76 में देखिए, 76 में बोलते हैं चंगेज़ खां वॉज तो चंगेज़ खां के बारे में पूछते हैं यहाँ पर। चंगेज़ खां जो था वो कौन था? चंगेज़ खान जो था वो ये था एक अफगान था। ये एक 76 का जो है वो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन था? ये अफगान था। चंगेज़ खान के बारे में क्या कोई और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है चंगेज़ के खान के बारे में? तो हाँ, आप ध्यान रखना कि चंगेज़ खान के बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक तो यही क्वेश्चन बन गया कि चंगेज़ खान जो था वो कौन था? ये एक अफगान था। और चंगेज़ खान के बारे में जो है आप ध्यान रखना दूसरा क्वेश्चन कि चंगेज़ खान ने जो था वो इंडिया को इन्वेड किया था, तो किसके कार्यकाल के दौरान किया था? इसने इल्तुतमिश के कार्यकाल के दौरान जो था वो इंडिया को इन्वेड किया था, ये ध्यान रखना। और ये फाउंडर था और पहला एक महान शासक भी था मंगोल एम्पायर का, ये भी ध्यान रखना। मंगोल एम्पायर के द्वारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो था बहुत सारे आक्रमण किए गए 1221 से लेकर 1327 के बीच में, ये आप ध्यान रखना। कई बार ना क्वेश्चन पूछने वाला ना बड़ा स्मार्ट हो जाता है, वो क्या पूछ लेता है कि कौन सा दिल्ली का शासक था? तो चंगेज़ खां का कंटेम्प्रेरी था, उसका समकालीन पूछ लेगा। वो समकालीन पूछ लेगा तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। समकालीन का ध्यान रखना कि इल्तुतमिश ही जो था वो इसका समकालीन था, कोई बाहर से बड़ा नहीं आया, इल्तुतमिश ही इसका समकालीन था। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि चंगेज़ खान जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान आया? इल्तुतमिश के कार्यकाल के दौरान आया। अच्छा, बाकी सब तो करेक्ट कर लीजिए आप, बाकी सब ठीक है। ये अफगानी नहीं था, ये एक मंगोल था। अभी हमने बात की ना कि ये एक मंगोल शासक था, मंगोल वंश की स्थापना इसने रखी थी, तो ये आप ध्यान रखना कि अफगानी नहीं था, मंगोल था। ये गलती से मैंने बोल दिया था अफगान, परंतु ये नहीं था, अफगान नहीं था, ये एक मंगोल था। कई बार क्वेश्चन क्योंकि ये भी पूछ लेता है, गलती की कहाँ पर हो सकती है? गलती यहाँ पर हो सकती है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में बाई चांस करके कि एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चंगेज़ खान ने जो था वो किस वंश की स्थापना की थी, तो आपने ध्यान रखना है कि चंगेज़ खान के द्वारा मंगोल वंश की स्थापना जो था वो की गई थी। मंगोल साम्राज्य ये इतिहास में जो है वो सबसे बड़ा प्रसारित भूमि साम्राज्य था, ये भी ध्यान रखें। ये जो था वो 13 से 14 शताब्दी के दौरान जो था वो फला फूला था।
और चंगेज़ खां के नेतृत्व में जो था वो साम्राज्य का जो था वो बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1206 में जो चंगेज़ खान था इसने मंगोल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था और साम्राज्य उत्तराधिकारी के युद्धों और मुद्दों को जो था वो समाप्त कर दिया था। ये आप चंगेज़ खान के बारे में ध्यान रखें और ज़रूर ध्यान रखना, जैसे मैंने गलती से बोल दिया ना अफगान, वैसी गलती मत करना। मंगोल ये एक मंगोली शासक था। मंगोल वंश की स्थापना, मंगोल साम्राज्य की स्थापना जो था वो इसने की थी। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था अल हिलाल। अल हिलाल ये न्यूज़पेपर था। इस न्यूज़पेपर को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अल हिलाल न्यूज़पेपर को किसने स्टार्ट किया था, ये आप कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।